हेलो। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। आप ठाकुर ब्रिज सिंह साक्या जी बात कर रहे हैं? जी नमस्कार। जी, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, आर के कोहली। ओके। जय भवानी, जय राजपूताना बेटा। जय भवानी। जय भवानी। सर, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, क्या आप बता सकते हो? यस यस, बिल्कुल बताएंगे आपको। हाँ, तो ठाकुर साहब, आपका नाम मैंने बहुत सुना है। समाचारों में भी पढ़ा है, पत्रों में भी पढ़ा है। सुना है आप पहले फौजी रहे हैं। जी जी हाँ। तो और ये भी हमने सुना है कि आपने लॉकडाउन के दौरान कई लोगों की मदद भी की थी। मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। तो आप मुझे क्या अपने बारे में कुछ बता सकते हैं? जी बिल्कुल बताएंगे। आप उत्साह है उसके लिए मैं बताऊंगा। मैं आपको पहले अपना बायोडाटा बताता हूँ। ठीक है हाँ जी, हाँ आरके जी। जी। हाँ जी, हाँ जी। ओके। हाँ जी, मेरा नाम बताइए। ठाकुर गिरी सिंह साख है, भूतपूर्व सैनिक हूँ। ठीक है। जी। और मैंने कई जगह सेवा दी इंडिया में। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बाड़मेर, श्री गंगानगर, गुजरात, जामनगर, समुद्र समुद्र एंड असम, नागालैंड, कोयमा। ठीक है। और भी कई जगह मैंने सेवा दी। जी, जी। और मैं उसके बाद में पेंशन रिजाइन दे के आ गया। हुँ। नौकरी छोड़ के आ गया बीच में, प्रेमेचर। ठीक है। हुँ। और मैं सामाजिक संगठन में जुड़ा हूँ 2014 से। ठीक है। और हुँ। लॉकडाउन के दौरान भी हमने काफी लोगों की मदद की। ठीक है। और बाकी मेरा बैकग्राउंड है। तो मैं छत्तीस साहब कोली वंश से आता हूँ और रावल राजपूत। ओके। जी। मेरा घराना डूंगरपुर राजस्थान है। वहां से मेरा परिवार 300 400 वर्ष पहले निकला हुआ है। हमारी रावल रतन सिंह के बाद में 10वीं पीढ़ी यहाँ पे है। भिंड भिंड में आई हुई होगी। और मेरे ससुराल वाले झाला राजपूत हैं। राजा मान सिंह झाला जो महाराणा प्रताप के सेनापति थे। जी, जी। ठीक है। तो वो झालावाड़ से यहाँ निकल के आए, तो हमारी शादी उनसे कंटिन्यूस लगातार हो रही। और भिंड के बाद में हम उत्तर प्रदेश यानी बाहुलपुरा गांव में चले गए। वहां पे रुके हुए हमारे परिवार वाले जो पूर्वज हैं। फिर उत्तर प्रदेश अपने मढ़ेला गांव में आ गए। वहां पे रुके हुए हैं मेरे बाबा के बाबा। फिर वहां से फिर मेरे गांव ग्राम खुर्द में आ गए हमारे पिताजी। फिर वहां से मैं अभी वर्तमान में ग्वालियर में हूँ। और मैं अपने जो कुल देवता हूँ, मैं बाबा करणु सिंह को पूजता हूँ। लिधौरा गांव, म्याना डिस्ट्रिक्ट जी। में, एमपी में। और हमारा जो यानी अम्बे भवानी मेरी कुल देवी है। प्राचीन मेरी कुल देवी काली माता देवी है। ठीक है। और जी। वंश हमारा पुराना कोलीय वंश है, शाक वंश है। शाक वंश से, कोलीय वंश से मेरा शाक वंश निकला हुआ है। भगवान बुद्ध के शाक मुनि के टाइम से निकला हुआ है। जो यानी पाकिस्तान में उस टाइम पाकिस्तान कोई अलग नहीं था, वर्तमान अपना भारत अखंड भारत था। हाँ सर, तो कहा जाता है कि पाकिस्तान अलग तो नहीं था। ठीक। ये बाद में बाँट दिया गया है। हाँ बाद में बांट दिए गए। तो हमारा जो गजनी वाला राज्य है, वहाँ पे हमारे पूर्वजों ने अयोध्या से कपिलवस्तु से अयोध्या अयोध्या से निकलने के बाद में गजनी में राज्य स्थापित की। वहाँ से दक्षिण पाकिस्तान यानी जो गुजरात वाला एरिया और पाकिस्तान का कच्छ वाला, तो वहाँ पे इमलिया प्रांत में हमारे पूर्वजों ने राज्य स्थापित कर लिया। वहाँ पे एक मेरे जी, पूर्वज कई महाराज थे मतलब राजा कनक आप सेन। थोड़ा पूर्वजों के बारे में बताएँगे? हाँ बिल्कुल। कुछ तो नाम हम बताइए ताकि हमें पता चले। ओके ओके, तो जो हमारे महाराजा पूर्वज थे राजा कनक सेन, तो जी। बल्लभी प्रांत जिसको पहले इमलिया प्रांत बोलते थे गुजरात में, जी। तो वहां पे दुश्मनों से युद्ध किया। तो जो रानी थी जो हमारे पूर्वजों की, तो वो अम्बा वाणी के दर्शन करने चले गई थी। तब तक राजा शहीद हो गए थे। तो उनने आके अपने पुष्पवती पुष्पकली जो ब्राह्मण महिला थी उनके यहाँ पे जीवन गुजारा। और उनके यहाँ का बप्पा रावल का जन्म हुआ। बप्पा रावल के बाद में फिर हाँ जी, भक्त बप्पा जिस रावल जी का मैंने नाम बहुत सुना है। जी तो ये वहीं से बिलॉन्ग करते थे? हाँ हाँ, वो हमारे कुल खानदान से हैं, सात वंश की हैं, प्राचीन। तो वहां के जाने के बाद बप्पा रावल के बाद में राजा गोहिल हुए, गोआदित्य हुए। बप्पा रावल ने अपने पहले प्राचीन जो अपने शाक वंश की एक शाखा आई थी, जो मोर वंश से निकलने के बाद, यानी मोर वंश के बाद में जो एक शाखा आई थी अपने
ये राजा चित्रगुप्त चित्तौड़गढ़ जी राजस्थान में, तो उनका राज चल रहा था। वो उनकी जो बहन थी वो बप्पा रावल के पिताजी को ब्याही थी। तो बप्पा रावल के मामा थे चित्रगुप्त। उनने फिर मामा ने बप्पा रावल को सेनापति नियुक्त कर दिया। वहां पे फिर बप्पा रावल ने उस गद्दी पे अपना राज्य स्थापन कर लिया। और बप्पा रावल ने अब ईरान, अफगानिस्तान, तेहरान तक अपना राज्य विस्तार कर लिया। ठीक है। उसके जी बाद जी में बप्पा रावल का वंश रावल रतन सिंह चलता रहा। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में थोड़ा कम पड़ गया। फिर वहाँ जो हमारी उत्तर प्रदेश से जो मैनपुरी वाली शाखा, शाक्य वंश की एक राणा हमीर सिंह वाली शाखा आई। सिसोदिया गांव में रह रही थी वो। सिसोदिया गांव से फिर उनने आगे राज्य विस्तार किया। महाराणा प्रताप वगैरह उसी लाइन में हुए। और बप्पा रावल जो रावल रतन सिंह वाला है वो वंश थोड़ा सा बिखर गया। जैसे अपना डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, बांसवाड़ा वाली महारावल शाखा हो गई, तो डूंगरपुर वाली रावल शाखा हो गई। वहां से मेरा परिवार यहाँ निकल के 10 पीढ़ी हो गया करीब अपने डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में। ठीक है। और जी मैं वर्तमान में भूतपूर्व सैनिक हूँ। और हमारी पीएचडी राजनीति विज्ञान से। ठीक है। हमने बीएड भी किया है, हमने डीसी भी किया है, हमने एमएसडब्ल्यू भी किया है। ठीक है। और हाँ जी हाँ जी। उसके अलावा हमने एमपीएसआई भी क्वालिफाई हूँ 2012 का। यूपीएससी 2013 क्वालिफाई हूँ। एमपीपीएससी 4 बार क्वालिफाई हूँ। ठीक है। उसके अलावा हमने सामाजिक विज्ञान लेक्चरर का एमपी में टॉपर हूँ, फर्स्ट रैंक है। ठीक है। जी जी और हमारे 2 पुत्र हैं, एक आईआईटी में, एक एनआईटी में। ठीक है। वो भी अभी फाइनल ईयर में चल रही, बड़े वाले की, और छोटे वाला टू सेकेंड ईयर चल रही बीटेक आईआईटी में। ठीक। जी जी। ओके। और इसके बारे में आप क्या और मेरे से पूछना चाहते हैं? हमें बहुत सर अच्छा मैं लगा आपसे कि आपने पूछना चाहता डिस्कशन हूँ, किया। क्या आप मुझे ये बताएंगे कि जी। सिद्धू घाटी की सामाजिक व्यवस्था क्या थी? अच्छा अच्छा अच्छा। ओके ओके। सिंधु घाटी सभ्यता है जो अपनी, हाँ जी हाँ वो जी। अर्ध ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक बोलते हैं। मतलब पूरे ऐतिहासिक में इसलिए निकलते क्योंकि वो वहाँ की जो लैंग्वेज है ना, वो हर कोई पढ़ नहीं सकता। हम हाँ जी हाँ जी, उसको, वो लैंग्वेज थोड़ा समझ में नहीं हाँ आती बिल्कुल। हाँ, लेकिन हाँ, वो इतिहास है। लेकिन वो इतिहास है, कहने को मतलब सिंधु घाटी का। इतिहास है। वहाँ पे लेखा जोखा है, सब कुछ है। उस लोगों ने ढंग से पढ़ नहीं पाते। तो उसमें क्या, हम उसके आधार पे हम इतिहास का तर्क लगा लेते हैं। जैसे मूर्ति है, खुदाई है, और जो जी इंस्ट्रूमेंट मिले हुए हैं हिस्टोरिकल, तो उनसे अपन इतिहास बनाते हैं। उस टाइम सिंधु घाटी सभ्यता में के समय पे भी 4 समाज वर्ग में बैठा हुआ था। ठीक है। कौन कौन से? वर्ग समाज में एक उसमें श्रमिक वर्ग था, दूसरा शिल्पाकार वर्ग था, जिसमें आज के वर्तमान में डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह हो गए शिल्पाकार अच्छा वर्ग में, अच्छा अच्छा अच्छा। टेक्निकल लोग। तीसरा वर्ग था उसमें व्यापारी वर्ग और योद्धा वर्ग शामिल था। चौथा वर्ग था पुरोहित वर्ग। यानी पुरोहित वर्ग आज का जैसे आईएएस आईपीएस अधिकारी हो गया। ठीक है। अच्छा पुरोहित अच्छा। वर्ग क्या है, राजा की मदद करता था प्रशासन विभाग में, जैसे मंत्री यंत्री का था। ठीक हाँ है। जी हाँ जी। योद्धा वर्ग था वो, योद्धा वर्ग क्या था, राजा था, शासन चलाता था। उन राजा ओके। का नाम? क्या? उन राजा का नाम क्या था? अच्छा, और राजा का नाम मैं बता रहा हूँ। तो ये 4 वर्गों में समाज बैठा हुआ था। चौथा जो वर्ग था उसमें यानी शिल्पाकार में। तो शिल्पाकार वर्ग में जैसे आपको एक समाज का वर्णन आता है, उसके आधार पे, जो लेखों के आधार पे, यानी हमारा व्यापार चलता था। जैसे चमड़े का व्यापार चल रहा था। ठीक है। तो एक चमरकार शब्द का बड़ा आता है कि यानी आज के टाइम में जैसे चमरकार समाज मान लो। ठीक है। हाँ जी। तो उस टाइम पे वो व्यवस्था उसमें लगी हुई थी। ठीक है। तो चमड़कार समाज था उस टाइम पे, जो चमड़े का काम करता था। उसी तरह आपका जो बढ़ई है, यानी जो कारपेंटर काम कर रहा है, वो भी था। ठीक है। हाँ जी उसके हाँ जी। अलावा आपका सुनार था, कुंभकार था। ठीक है। बुनकर था, कपड़े का व्यापार करने वाला। तो ये लोग क्या, आज के वर्तमान में डॉक्टर इंजीनियर हो गए। उसी तरह ये शिल्पाकार पहले टेक्निकल थे, इंजीनियर थे। ठीक है। एक समाज था अच्छा। श्रमिक में, जो अपने खेती पशुपालन करने वाला समाज था। ठीक है। एक समाज था जो व्यापारी व्यापार करने वाला, और योद्धा वर्ग जो शासन चला रहा था।
एक वर्ग था जो पुजारी वर्ग, आज का पंडित मान लो, ठीक है, अच्छा जी। ब्राह्मण। उसके अलावा उस टाइम के समकालीन एक राजा का लेख मिलता है, मोहनजोदड़ो शिलालेख, मानदाता, ठीक है, मानदाता, हाँ जी, राजा हाँ जी, मानदाता को। मानदाता जी तो कोली कोली जाति के इष्ट माने जाते हैं। नहीं देखो, उस टाइम में जाति से नहीं जोड़ सकते, मानदाता कोली नाम है, यानी कोली, जो मानदाता, राजा मानदाता थे, वो कोली वंश के थे, ठीक है, मानदाता का वंश था, 900 में बाद में बढ़ गया था, ओके। जी राजा जी, तो मानदाता इनकी का जो इनकी मान्यता, जहाँ तक मैंने सुनी है, इनकी मान्यता गुजरात में बुलंद है। राजा मानदाता, एक देखो उनका लेख मिलता है राजपीपला, नर्मदा, और गुजरात, नर्मदा घाटी पे, ठीक है। हाँ जी, हाँ और जी। एक जो राजा मानदाता का जो मुख्यालय था, इच्छाकू वंशी है उनका लेख है, वो आपका ओमकारेश्वर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, इक्ष्वाकु वंश, ओमकारेश्वर मंत्र, इनके बारे हाँ में मैंने सुना है, ओमकारेश्वर हाँ, मंत्र का। वहां पे, वो निर्माता थे ओमकारेश्वर मंत्र के। जी, ठीक है। तो वो क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का समाप्त और वैदिक सभ्यता शुरू हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग, एक मिनट में रिपोर्ट दे देता हूँ। राजा मंदाता है ना, हाँ जी, हाँ तो जी। एक लेखक है बच्चू भाई, ठीक है, वो उत्तर प्रदेश पीसीएस के कोचिंग चलाते हैं, हाँ कृष्णा जी, कोचिंग नाम से चलती। तो उनके पास भी उसका लेख पड़ा हुआ है, और ये एक बुक है बच्चू भाई की, उस बुक पे भी लिखा हुआ है जो मंदाता से लेख है ना, मोहनजोदड़ो वाला, तो हाँ जी। उसमें राजा मंदाता को कोली वंश का लिखा हुआ है, ठीक है। फिर वो कोली वंश 9 भागों में बट गया। 9 भागों में उसमें साक्य, मोर, कोली, है ना, साक, हाँ मोर, जी। कोली, अहीर भी है उसमें, फिर और भी अहिरवाल। है। हाँ, अहीर भी आता है नहीं उसी में। ये मंदाता कब की हैं, यानी आपकी वैदिक व्यवस्था शुरू होने वाली है, और ऋण वैदिक व्यवस्था शुरू होने वाली है, और सिंधु घाटी सभ्यता समाप्ति का काल चल रहा, उस समय की काल है। अब सिंधु जी। घाटी सभ्यता का समय काल 2700 लेके 1750 ईसा पूर्व माना जाता है, और कई जगह पे 2350 ईसा पूर्व, इससे 3500 ईसा पूर्व, मतलब लगभग अलग अलग लेखकों की अलग अलग वो है, ठीक है। तो कोई जी नहीं, जी। इतना तो वो होता है कि एक्यूरेट किसी चीज का वो नहीं मिल पाता, ठीक है, हर अपने तो हिसाब ठाकुर से। साहब, क्या ये कोली क्षत्रिय रहे थे? हाँ, वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में छत्री का मैटर नहीं है, वहाँ पे वर्ग में बटा हुआ समाज, ठीक है। हाँ जी, हाँ सिर- जी। हाँ, वहाँ श्रमिक वर्ग है, शिल्पकार वर्ग है, योद्धा वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, और पुरोहित वर्ग है, ठीक है। हाँ, तो ठाकुर साहब ये बताइए, क्या कोली जाति क्षत्रिय थी? हाँ, कोली जाति क्षत्रिय है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे वर्ग में बटा हुआ समाज, वहाँ पे क्षत्रिय अत्रि जैसा कोई वर्ण नहीं है, ठीक है। जी जी। ओके, वहाँ वंश, कुल वंश जैसा सिस्टम है, वर्ग समूह में बटा हुआ है समाज, ठीक है। हाँ ओके, जी। अब वही समाज आपका वैदिक अवस्था शुरू होती है, जिसको ग्रामीण सभ्यता बोलते हैं। हाँ वो जी। सिंधु घाटी सभ्यता थी, अर्बन शहरी सभ्यता थी, वो डेवलपमेंट, ठीक है। तो हाँ ऋण जी। वैदिक सभ्यता भी, वैदिक सभ्यता दो भागों में बटी हुई, ऋण वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, ठीक है। हाँ तो जी। हाँ जी। ऋण वैदिक सभ्यता में जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था, योद्धा जी। वर्ग, जिसमें कौन सा राजा वर्ग? मंदाता आता था, राजा मंदाता वगैरह, है नी। तो राजा मंदाता का वंश वाले इधर आके वो कुलीन कुलीन क्षत्रिय में आ जाते हैं। वैदिक अवस्था जी। 4 वर्णों में बढ़ जाती, पहले 3 वर्णों में होती है, ठीक है, हम्म। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य। फिर वो उत्तर वैदिक काल में वो 4 भागों में बढ़ जाती, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ओके। लेकिन जी। वैदिक अवस्था में यानी 3 समितियां होती, जैसे आपकी सभा समिति, और एक उत्तम समिति, उत्तम कुल की, जिसे कुलीन कोली क्षत्रियों की समिति बोलते हैं, ठीक है। जैसे आज के टाइम में लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, संसद, है ना। जी जी। तो उसमें जो अच्छे निर्णय लेने के जो खास है, तो जैसे प्रधानमंत्री आज के टाइम में जो कैबिनेट होती, उसी तरह उस टाइम में जो कुलीन लोगों की, जो कुली लोगों की सभा थी, ठीक है। तो उस टाइम पे वो यानी कुलीन का मतलब वहाँ क्षत्रिय होते थे, ठीक है, ओके। जो हम्म। मतलब क्षत्रिय जो वर्ण विस्तार वैदिक विस्तार में शुरू हुई, तो वहां पे जो बुनकर समाज था सिंधु घाटी सभ्यता का, हाँ जी। वो ब्राह्मण
ब्राह्मण हुआ वैदिक अवस्था में, जी ठीक है। पुरोहित था वो ब्राह्मण हुआ, विश्वकर्मा था वो वैदिक अवस्था में ब्राह्मण हुआ, बढ़ई था वो ब्राह्मण हुआ। और जो शिल्पाकार में जो चमार, जो चमड़े का काम करने वाले रहते वो बड़ अवस्था में शूद्र हो गई वैदिक अवस्था में आके, जी ठीक। जी कहने को मतलब वो गृहणी वस्तुओं में लगे तो हुए थे, जैसे पशुओं का खाल निकालना, है ना, उसका मरे हुए पशुओं का मांस भी भक्षण करते हैं, जैसे वर्तमान में भी कई जगह लोग करते हैं, ठीक है। जी जब आदमी डेवलपमेंट हो जाए तो कोई बड़ी वो बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो वो सिंधु घाटी सभ्यता से भी चल रहा था। तो उस टाइम पे उस जो श्रमिक वर्ग में लगा हुआ था, जैसे आपकी कृषि पालन में लगे हुए हैं, पशुपालन में लगे हुए हैं, जातियां थी जो मेहनत करने वाली हैं, वो वर्ण अवस्था में शूद्र में आई है यहाँ पे जी वैदिक अवस्था में। वो जो योद्धा वर्ग में लगा हुआ था समाज, जैसे मंदाता वाला परिवार हो गया, क्षत्रिय कोलिये, शाक्त हो गए, तो ये कुलीन तंत्र थे, ये श्रेष्ठ कुल थे, मतलब वो सबसे उत्तम, ये किसी से सबसे उच्च कोटि के थे, वैदिक अवस्था में भी थी। तो इनकी तीन सम्मति थी वैदिक अवस्था में, है नी? सभा सम्मति जी और उत्तम कुल सम्मति थी, जिसमें कुलीन यानी कोली श्रेष्ठ कुल के जो निर्णय लेते थे राजा के लिए, ठीक है। जी अब उसके बाद में ये वैदिक अवस्था फिर धीरे धीरे उत्तर व्यवस्था आ गई, फिर 16 महाजनपद आ गया, ओके। हाँ जी हाँ जी 16 महाजनपद काल में, यानी जैसे उस टाइम पे दो बुद्ध बहुत ऋषि मुनि आते, एक सूर्यवंशी और दूसरा भी सूर्यवंशी, जैन मुनि, महावीर, महावीर जैन, हाँ और जी दूसरे शाक्य मुनि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, शाकवंशी क्षत्रिय, जो कुलीन कुलीन वंश वाले, वो यहाँ पे आ गए, ठीक। तो जी यहाँ पर 16 महाजनपद में जो वैदिक अवस्था में थी, वो पशुपालन पे व्यवसाय चल रहा था, व्यापार चल रहा था। और यहाँ 16 महाजनपद काल में क्या है, लोहे का आविष्कार हो चुका था इस टाइम में, तो कृषि का प्रभुत्व हो गया। तो कृषि का प्रभुत्व हो गया तो यहाँ पे श्रमिकों की जरूरत ज्यादा पड़ी। अब जो राजा था, तो क्षत्रिय था, जैसे शाक हो गए, कोली हो गए, लच्छवी हो गए, तो यहाँ पे दो समय में, एक राजतंत्र में, एक गणतंत्र में हो गए। तो जी यहाँ पे राजा बहुत ताकतवर आ गया, फिर यहाँ पे ब्राह्मण फिर छोटा हो गया, बुद्धकालीन व्यवस्था में ब्राह्मण छोटा हो गया, क्षत्रिय प्रथम स्थान पे आ गया, पहले ब्राह्मण पे स्थान पे था वैदिक काल में, ठीक है। जी ओके। जी अब यहाँ पे धीरे धीरे होता गया, राजा प्रबुद्ध हो गया, कृषि का व्यापार बढ़ गया, तो जो श्रमिक वर्ग था वो शूद्र वर्ग था, जैसे वैदिक अवस्था में शूद्र वर्ग में हो चुका था, सिंधु घाटी सभ्यता में वो श्रमिक वर्ग में था। तो जी जैसे कृषि पालन से लगी हुई, पशुपालन से समाज वो शूद्र वर्ग में हो गया यहाँ पे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में आते आते वो 16 महाजन काल हो गया। और यहाँ जी पे जो कोलिय वंश, शाक वंश और भी कई वंश थे जो श्रेष्ठ कुल थे, वो बुद्धकालीन आगे बढ़ गए और श्रेष्ठ कुल में हो गए, कोली क्षत्रिय, शाक क्षत्रिय हो गए, ठीक है। हाँ जी हाँ जी ओके। हाँ तो इस तरीके से ठीक समझ है में ठाकुर आएगी। साहब। ठाकुर साहब, जी आपसे प्रभावित हुआ मैं आपकी बातों से। जी। आप ये बताइए, वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? या वहां या पे मानो। वैदिक वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था 4 वर्गों में बटा हुआ था, 4 वर्णों में, है ना। जी वहां पे वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, अपने आधार से अपनी योग्यता अनुसार चुनता था व्यक्ति। शूद्र वर्ण भी क्षत्रिय बन सकता था, ब्राह्मण बन सकता था, जी क्षत्रिय वर्ण भी ब्राह्मण बन सकता था, शूद्र भी बन सकता, यानी जो गुणात्मक सिस्टम पे आधार था, लेकिन 4 वर्णों में बटा हुआ था। ऐसा जी कोई निश्चित नहीं था कि ब्राह्मण भी शूद्र वर्ण में चला जाता था, ठीक है। मतलब कि ओके। जैसे किसी व्यक्ति को वैदिक ज्ञान है तो वो ब्राह्मण बन सकता है। हाँ, यस यस, बने हुए, जी बिल्कुल। लेकिन ये गुणात्मक सिस्टम है, फिर उत्तर वैदिक काल में स्थायी जाति रूप में स्थिर हो गई। लोग राजनीति में कुछ लोगों ने उसका दुरुपयोग कर दिया, फिर वो स्थायी स्थिर हो गई थी वर्ण व्यवस्था, ठीक है। लेकिन अपनी जो जो वैदिक व्यवस्था मनु स्मृति के आधार पे ऐसा ही नियम है कि व्यक्ति कोई भी किसी वर्ण में जा सकता है, वो स्थायी नहीं है। लेकिन कुछ जो वंश हैं जो पहले थे, इतिहास है उनका,
वो वर्तमान में तो उनको अपन जन्म आधारित उनको क्षत्रिय मानते हैं। जैसे शाक हो गए क्षत्रिय, कोलिय हो गए क्षत्रिय, और भी हैं, ठीक है। जी जैसे जी अपने राजा प्रसेनजित महाराज हो गए, उस वंश में जाके कछवाए क्षत्रिय हुए, ठीक है। अपने भगवान सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने, तो उसमें गौतम राजपूत हुए, उसमें शाक कोली हुए, साकवाल हुए, ठीक है, जी साकवाल हुए। उसी में जो पांच भाइयों थे भगवान सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के, उसमें एक वंश से आके जाके जैसे महाराणा प्रताप, बप्पा रावल वगैरह हुए, ठीक है, जी जी राजा कनेक्शन हुए, ठीक है। जी। इस तरीके तो से कई तो शाखों में बट गया समाज। तो ठाकुर साहब, 16 महाजनपद काल की ये जो अपनी सामाजिक व्यवस्था रही है वो कैसे रही है? 16 महाजनपद काल में दो रूप में थी समाज व्यवस्था। जी। मतलब वर्णों में तो समाज बटा हुआ था, चतुर्वर्ण में चल रहा था, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र। हाँ जी। तो यहाँ पे शासन व्यवस्था दो तरीके की थी, एक गणतंत्र व्यवस्था थी, एक राजतंत्र व्यवस्था। हाँ जी। जो वैदिक व्यवस्था, राजतंत्र का, पहले मैं राजतंत्र का आपको वो बताता हूँ, प्रवासा मेथड का होता है। राजतंत्र व्यवस्था, शासन व्यवस्था ये होती है कि यानी एक राजा का पुत्र, उसका ही पुत्र फिर राजा बन जाएगा, ठीक है। हाँ फिर जी। उसका पुत्र होगा वही गद्दी बन जाएगा। मतलब इसका अनलिमिटेड होता है, ये नहीं होता कि 5 साल 10 साल 6 साल, जब तक चलता रहे शासन, अगर सही चल रहा तो तब तक सत्ता बनी रहेगी। और जी गणतंत्र व्यवस्था ये होती है कि मतलब उसमें चुना जाता, लोगों द्वारा सहमति से शासक बनता। जैसे हमारे देश का अभी लोकतंत्र व्यवस्था है, उसको हम गणतंत्र व्यवस्था भी बोलते हैं। जैसे राष्ट्रपति अभी हमारे देश का, भारत का यानी, चुना जाता है, ठीक है। जी पहले चुना नहीं जाता था, लेकिन हमारा जो राष्ट्रपति है भारत देश का, उसमें गणतंत्र तो है ही, और प्लस राजा के भी गुण हैं। जैसे हमारा देश क्या अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ, ठीक है, तो हम्म, अंग्रेजों की भी कुछ हमारे जो शासन व्यवस्था है उसमें शामिल है, ठीक है। तो जी इसी जी को गणतंत्र व्यवस्था बोलते हैं, ठीक है। इसमें राजा कलर का राजा नहीं होता, यहाँ चुनाव द्वारा व्यक्ति कोई भी बन सकता है देश का शासक, ठीक है। जी जी तो इसी तरह भगवान बुद्ध के समय 16 महाजनपद कालीन में दो शासन व्यवस्था थी। यानी क्षत्रिय शाक, क्षत्रिय कोली, ये पहले राजतंत्र थे, यानी कि पूर्वज राजा थे, ठीक है। राजा का पुत्र जी राजा बनता आता था। फिर क्या भगवान बुद्ध आ गए, तो उनने देखा इसमें कई लोग, पब्लिक परेशान होती जा रही थी राजतंत्र में, तो उनने फिर व्यवस्था को उनने, और भगवान महावीर जैन ने तो उस सत्ता को विरोध किया कि मतलब ये सत्ता ठीक नहीं है, हर किसी को, योग्य व्यक्ति को आगे बढ़ाने का मौका मिल जाए। तो गणतंत्र व्यवस्था, तो 16 महाजनपद में यानी 11 राज्य ऐसे, देश ऐसे थे, आज हम हम्म, राज्य बोलते हैं उनको, राज्य पहले जी देश बोला जाता था, ठीक है। जी जी। तो वो गणतंत्र व्यवस्था में थे, बाकी राजतंत्र व्यवस्था में थे, ठीक है। इस अच्छा। ये शासन व्यवस्था थी 16 महाजनपद काल में। और वो द्वितीय अपनी शहरीकरण सभ्यता थी। जैसे सिंधु सभ्यता शहरीकरण थी, तो द्वितीय सभ्यता शहरीकरण 16 महाजनपद काल है। और महाजनपद काल का मतलब ये हो गया, यानी वैदिक काल में जन तक था, महाजनपद नहीं था, ठीक है। यानी परिवार की इकाई पहला क्या हो गया, कुल। जी यानी परिवार का पहले परिवार, और परिवार से मिलकर बना कुल, कई कुलों से मिलकर बना ग्राम, ग्रामों कई ग्रामों से मिलकर बना जन, और जन से बन के बना जनपद, जिसको जिला बोलते हैं वर्तमान टाइम में। उस 16 महाजनपद में कई जिलों से, जनपद से मिलकर बना महाजनपद साम्राज्य, ठीक है। तो वो जी महाजनपद के बाद में फिर सम्राट अशोक का शासन आ जाता। सम्राट अशोक कौन होते, चलो उनका भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा। सम्राट अशोक एक शाक्य वंशी क्षत्रिय है। यानी शाक वंशी क्षत्रिय कौन थे, कोलीय वंशी क्षत्रिय की शाखा थी। जी उसी शाक वंशी क्षत्रिय की शाखा की एक मोर शाखा हुई, ठीक, जी। चंद्रवर्धन मौर्य, तो उन्हीं का पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जी, हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो उनने, उनके टाइम में महासम्राट उपाधि आ गई, ठीक है। अभी महाजनपद था, अभी महासम्राट वाली आ जाएगी, महासम्राट और भी उससे बड़ा इकाई हो गया, ठीक है? जी जैसे कई जिलों से मिलके राज्य बन जाता, कई राज्यों से मिलके देश बन जाता। तो उस टाइम पे महासम्राट वाली क्या थी, कई देशों को मिलके महासम्राट वाली उपाधि थी, ठीक है।
जैसे जी ईरान होगा, इराक हो गया, अफ्रीका का वाला कुछ एरिया था उसमें शामिल, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, सम्राट अशोक के मौर्य शासनकाल में। अपना अफ्रीका वाला भी एरिया था और इराक का था, कुछ अपना यूरोप का था, कुछ अमेरिका वाला ही बात था, ठीक है। और भारत जी जो अपना था, अफगानिस्तान था, ठीक, उनके राज्य में। और वो मौर्य थे, वो शाक्य कुलीय क्षत्रियों की शाक्य शाखा की एक उपशाखा थी मौर्य। जी ओके। हम्म। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ठाकुर साहब। बस यही थे अपने सवाल। जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ओके ओके, जय माँ वाणी, जय राजपूताना। जय माँ भवानी, जय राजपूताना।